नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस गंगा पे। तो जैसा कि अभी तक हमने 3 लेक्चरों में देखा था पुष्प बनने की प्रक्रिया और पुष्प निषेचन से पूर्व घटनाएं। और क्या देखा था हमने देखा था आपका परागकोश। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं आपका लघु बीजाणु जनन। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन होता क्या है? परागकण का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा होता है और लघु बीजाणु उसी को बोलते हैं। किसको? कल मैंने बताया था लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। तो लघु बीजाणु क्या होता है? आपका परागकण होता है और गुरु बीजाणु आपका मादा द्वारा जो अंडे होते हैं उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी हैं और 3 मैं कराऊंगा, 2 आपको करने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहले हम थोड़ा सा छोटी छोटी टर्म जान लेते हैं जो कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकती हैं और ये पढ़ लेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। पहले तो ये जान लो लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है। ये परिपक्व परागकोश में होता है। अब परिपक्व परागकोश में क्या पाया जाएगा? एक जैसी कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा। इसी को हम सजाती कोशिकाओं का समूह कह सकते हैं। एक जैसी कोशिकाएं हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं? सजाती कोशिकाओं का समूह। अब ये बनाती क्या है? सजाती कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है? लघु बीजाणु ऊतक। क्या बनाता है? लघु बीजाणु ऊतक। और लघु बीजाणु ऊतक में ही क्या होगा? लघु बीजाणु जनन होगा। किस में होगा? लघु बीजाणु ऊतक में होगा। अब थोड़ा सा परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा यहाँ पे दी गई है लघु बीजाणु जनन की। लघु बीजाणुधानी की प्रत्येक कोशिका परागकण का निर्माण करने में सक्षम होती है, अतः यह एक सक्षम पराग मातृ कोशिका कहलाती है। यानी कि इनमें प्रत्येक किसका कहने का मतलब है? जो एक जैसी कोशिकाओं का समूह है, इनमें से कोई भी कोशिका परागकण बनाने में सक्षम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? पराग मातृ कोशिका। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है वही जो ऊपर परिभाषा थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी को क्या बोलते हैं हम? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्रीय विभाजन। कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्रीय विभाजन। ये याद रखिएगा, कैसा विभाजन हो रहा है यहाँ पे? अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है। विभाजन के द्वारा क्या बन रहा है? लघु बीजाणु बन रहा है। कि प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मतलब विभाजन हुआ, उससे लघु बीजाणु बना हो, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? लघु बीजाणु जनन कहेंगे। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। मैंने अभी ऊपर बताया था कि पराग लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या बनाने में सक्षम होती है? परागकण बनाने में सक्षम होती है। तो यहाँ पे आपको एक पराग मातृ कोशिका दिख रही होगी। क्या दिख रही है? एक पराग मातृ कोशिका। ये कहाँ होगा? पराग कोश में होगा। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेंगी? परागकण बनेंगे। अब एक पराग मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। 4 क्या है? लघु बीजाणु चतुष्क। तो याद रखिएगा किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं ये चारों? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। कैसे बने हैं? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। और जब आप 11 में रहते हैं तो आप अर्धसूत्री समसूत्री दोनों चीज़ें देखते हैं। मुझे पता होगा आप लोगों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा जब आप 11 में रहे होंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा लघु बीजाणु चतुष्क को और क्या क्या कहते हैं। पहले तो ये 4 लघु बीजाणुओं का समूह होता है। अब लिखा हुआ है प्रत्येक लघु बीजाणु अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग हैं। मतलब ऊपर जो 4 थे वो चारों अलग अलग हैं, लेकिन वो चारों एक पन्नी में बंद है। अभी उस पन्नी को भी जानेंगे क्या कहते हैं। और फिर अगला क्या है? प्रत्येक लघु बीजाणु से परागकण बनते हैं। यानी कि प्रत्येक लघु बीजाणु से परागकण बनेगा। अब यहाँ पे कितने बीजाणु हैं? 4। कितने हैं? आपके 4 दिए हुए हैं, 1 2 3 4। यानी कि एक पराग मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4। और 4 लघु बीजाणु से कितने परागकण बनते हैं? आपके 4 बनेंगे। अब देखा गया है बाद में क्या? बाद में टेपिटम द्वारा कैलेज एंजाइम स्रावित होता है। वह कैलेज एंजाइम अपघटन कर देता है। किसका कर देता है? लघु बीजाणु चतुष्क का। और उसके फलस्वरूप क्या होता है? बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं।
और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पॉइंट लिखा हुआ है, प्रत्येक लघु बीजाणु परागकण में विकसित हो जाता है। पहले तो ये टेप्टम जान लेते हैं क्या कराता है। टेप्टम जो पन्नी नुमा संरचना है, और इसको कौन गलाएगा? एक एंजाइम जिसका क्या नाम है? कैलेज एंजाइम। ये याद रखिएगा। ये इसमें के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। अभी हमारे पास क्या बन चुका है? एक लघु बीजाणु बन चुका है। कैसे बना? हमारा कैसे बना एक लघु बीजाणु? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु बने। अब इनमें से एक को हम लेंगे और आगे देखेंगे इसमें क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इनमें से एक में क्या होगा। अब वही यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लघु बीजाणु दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? लघु बीजाणु दिखाया गया है। अब इसमें क्या होगा? इसमें असमसूत्री विभाजन होगा। इसमें क्या होगा? असमसूत्री विभाजन होगा। और असमसूत्री विभाजन का मतलब होता है असमान कोशिकाएं। समसूत्री का मतलब होता है एक कोशिका से 2 कोशिका बनना। जैसे यहाँ पे एक कोशिका है तो अब इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन दोनों होंगी सेम। जब क्या कहेगा? समसूत्री विभाजन, तो दोनों सेम होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे होना चाहिए असमसूत्री विभाजन। असमसूत्री विभाजन, तो असमसूत्री का मतलब होता है दोनों कोशिकाओं का आकार अलग अलग होगा। तो यहाँ पे दोनों कोशिकाओं का आकार कैसा है? अलग अलग है। लघु बीजाणु से क्या बन रही है? 2 कोशिकाएं। एक कोशिका क्या है आपकी? कायिक कोशिका। एक कोशिका क्या है आपकी? कायिक कोशिका। एक है आपका परागकण। अब देखते हैं कायिक कोशिका क्या होती है। कायिक कोशिका आपकी छोटी होती है, माफ़ करिएगा, कायिक कोशिका आपकी बड़ी होती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, कायिक कोशिका आपकी बड़ी होती है। इसका अनियमित आकार का केंद्रक होता है। इसके केंद्रक का आकार सुनिश्चित नहीं होता। प्रचुर मात्रा में संचित भोजन होता है। इसके पास क्या संचित रहता है? भोजन होता है। और पराग नलिका का निर्माण कराता है। आगे पराग नलिका मिलेगी। तो ये किसका निर्माण कराता है? पराग नलिका का निर्माण कराता है। अब देखते हैं परागकण। ये पूरा क्या था? परागकण। और एक क्या थी? रुकिए, सफ़ा करते हैं फिर समझाते हैं। ये आपका परागकण हो गया, और ये आपकी कायिक कोशिका हो गई। ऊपर वाली आपकी क्या कहलाएगी? कायिक कोशिका कहलाएगी। ये क्या हो गई? जनन कोशिका। जनन कोशिका यानी कि जिसमें परागकण होगा, नर युग्मक होंगे, उसी को जनन कोशिका कहते हैं। है तो ये कायिक कोशिका और जनन कोशिका मिलकर परागकण बनाते हैं, लेकिन जनन कोशिका में ही नर युग्मक होते हैं आपके। अब ये छोटी होती है। किससे छोटी होती है? कायिक कोशिका से। इसमें तर्करूपी शंकु होता है, और इसमें जनन कोशिका कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में तैरती है, यानी कि जीव द्रव में तैरती है। अगर मैं बात करूं तो अगर कायिक कोशिका इस आकार की है तो उसके अंदर आपकी जनन कोशिका ऐसे तैरती हुई पाई जाएगी। कैसे पाई जाएगी? तैरती हुई पाई जाएगी। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा। इसमें समसूत्री विभाजन होता है और 2 नर युग्मक बनते हैं। किसमें समसूत्री विभाजन होता है? जनन कोशिका में। और क्या बनते हैं? 2 नर युग्मक बनते हैं। अभी तो ये जनन कोशिका है और इसमें एक मतलब नर युग्मक है। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन होगा तो इससे 2 नर युग्मक बनेंगे, और वही निषेचन कराएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 2 पराग कोशिका अवस्था का परागकण। अब इसमें कितनी कोशिकाएं हैं? 2। बड़ी वाली क्या हो गई हमारी? कायिक कोशिका। और छोटी वाली क्या हो गई? जनन कोशिका। अब जनन कोशिका में क्या होने वाला है? माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के पश्चात क्या बनेंगे? 2 नर युग्मक बनेंगे। और ये कितनी कोशिका अवस्था में चला जाएगा? ये 3 कोशिका अवस्था में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। देखो, सभी पुष्पों में ये 2 कोशिका का नहीं झड़ता। मतलब परागकण जब झड़ते हैं तो हमेशा 2 कोशिका अवस्था के नहीं रहते। कभी कभी ये 3 के होते हैं, कभी कभी ये 2 के होते हैं। वही आगे दिया गया है। जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं, सभी को पता होगा आवर्त बीजी पौधे जिनमें पुष्प आते हैं, उनमें जो होता है परागकण, वो कितने अवस्थाओं में झड़ता है?
अधिकांशतः 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ता है। कितने? 2 कोशिकीय अवस्था में। और अधिकांश 40% ये कब कितनी अवस्था में झड़ता है? 3 कोशिकीय अवस्था में। अगर मान लो 2 कोशिकीय अवस्था में ये झड़ भी गया, मतलब ये पुंकेसर से 2 कोशिकीय अवस्था में निकल गया परागकोश से, अब ये 3 कोशिका अवस्था कब बनाएगा? ये जब वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेगा तो इसमें नलिका स्फुटन होगा। किससे होगा? कायिक कोशिका से। और कायिक कोशिका जब पराग नलिका बनाएगी उसी दौरान इसमें विभाजन होता है और ये 1 कोशिकीय अवस्था से 2 कोशिकीय अवस्था में चला जाता है। माफ़ करिएगा, है लैंगिक भाग है वो 1 कोशिकीय अवस्था से 2 कोशिकीय अवस्था में चला जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आप चल टॉप क्वेश्चंस देखते हैं। 5 क्वेश्चन हैं, आपको सभी को उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? आपको बताना है किस में होता है। क्या वो परागकण में होता है, लघु बीजाणु में होता है, पराग जनन कोशिका में होता है या टेपटम में होता है? तो जैसा कि सेकंड स्लाइड में मैंने बताया था, अर्धसूत्री विभाजन के प्रक्रिया के दौरान क्या बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? पराग जनन कोशिका। आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऊपर लेक्चर में मैंने बताया था। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूँ। प्रत्येक लघु बीजाणु की प्रकृति क्या होती है? आपको बताना है अगुणित होता है, द्विगुणित होता है या त्रिगुणित होता है या बहुगुणित होता है। किसके बारे में बताना है? लघु बीजाणु के बारे में। प्रत्येक लघु बीजाणु क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, परागकण बनने की प्रक्रिया से में पहले किस प्रकार का विभाजन होता है? यानी कि जो परागकण बनता है उसमें पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, द्विगुणन होता है या अपघटन होता है? तो जैसा कि हमने सेकंड स्लाइड में देखा था, परागकण बनने से पहले उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? सबसे पहले कौन सा विभाजन होता है? 1 कोशिका थी, पराग मात्र कोशिका, उसमें से 4 कोशिका बने थे। तो इसमें कौन सा विभाजन हुआ था आपका? अर्धसूत्री विभाजन। क्या हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये 4 बने थे। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका सेकंड नंबर। सेकंड को आप टिक कर लीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन सबसे पहले होता है कौन सी प्रक्रिया में? परागकण बनने की प्रक्रिया में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्या है? असममित समसूत्री विभाजन से क्या बनता है? यानी कि असममित, मैंने बताया था असममित समसूत्री विभाजन से क्या बना था आपका? 4 कोशिकाएं बनी थी, 2 सरल समान कोशिकाएं बनी थी, या केवल जनन कोशिका बनी थी, या 1 कायिक कोशिका और 1 जनन कोशिका बनी थी। तो जब असममित विभाजन हुआ था, असमसूत्री विभाजन हुआ था, तो उसमें क्या बना था? 1 कायिक कोशिका बनी थी, 1 जनन कोशिका बनी थी। ये बड़ी कोशिका थी और ये छोटी कोशिका थी। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया था? असमसूत्री, यानी कि असममित समसूत्री विभाजन, यानी कि दोनों कोशिकाओं का आकार समान नहीं था। 5वां क्वेश्चन है हमारा, इसको आप करिएगा। कायिक कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? आपको बताना है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। निषेचन कराना, बीज बनाना, पराग नलिका का निर्माण कराना या भ्रूण बनाना। अब चलिए इसको मैं ही करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा? कायिक कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? कायिक कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है आपका? अब ऑप्शन देख लेते हैं फिर से। ऑप्शन में हमारा क्या है? निषेचन कराना, बीज निर्माण कराना, पराग नलिका का निर्माण कराना और भ्रूण निर्माण कराना। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। जो कायिक कोशिका होती है वो आपकी पराग नलिका बनाती है, जिसके द्वारा जनन कोशिका से 2 नरयुग्मक मादा भाग में प्रवेश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें बता दीजिए यहाँ पे बायो की सारी क्लासेस चलने वाली हैं और आपको 13 के 13 चैप्टर आसान भाषा में समझाए जाएंगे। धन्यवाद।